बात तो सबसे पहले बात बीजेपी की बैठकों की। तो बीजेपी में बैठकों का दौर तीसरे दिन भी लगातार जारी है। लगातार बीजेपी ऑफिस में ये बैठक चल रही है। बीएल संतोष ने कई मंत्रियों से मुलाकात की है, पार्टी के प्रवक्ताओं से भी मुलाकात की है। बैठक के बाद सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया सामने कि सरकार और संगठन में तालमेल के लिए बैठक थी। सरकार संगठन के कार्यों को बेहतर ढंग से मीडिया तक पहुंचाने की बनी रणनीति इस बैठक में। तो दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीसरे दिन भी बैठकों का दौर लगातार जारी है। कई मंत्री आज सुबह से बीएल संतोष से मुलाकात कर चुके हैं। 2022 को लेकर ये मंथन चल रहा है। सरकार संगठन की ये बैठक है और कहा यह जा रहा है कि दोनों के बीच में कैसे तालमेल बिठाकर 2022 के चुनाव को संपन्न कराया जाए, इसको लेकर ये तमाम बैठकें बेहद महत्वपूर्ण। संगठनात्मक बैठक है। संगठनात्मक में जब हमारे केंद्र नेतृत्व आता है तो एक मीडिया और सोशल मीडिया की भी चर्चाएं होती हैं, तो उसके विषय में हुआ और हम लोग का अच्छा एक कार्य चल रहा है, उसको और तेजी से चलाना है। तो इन चीज़ों पे एक मार्गदर्शन मिला है, इसके ऊपर और कुछ है सर। तमाम तरीके की बातें हो रही है सर, तमाम तरीके की बातें हो रही है। राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी रहे हैं और आपके अनुभवों का यहाँ फायदा उठाने के लिए बुलाया गया है। मैं सरकार का भी प्रवक्ता हूँ, तो सरकार और पार्टी के बीच में भी एक समन्वय होता है। उस दिशा से मुझे बुलाया गया पार्टी ने और मैं पार्टी का भी कार्यकर्ता हूँ भैया। सिद्धार्थ जी, विशेष रूप से जो सेवा ही संगठन है लखनऊ में कोविड किस ढंग से कंट्रोल किया गया और सेवा ही संगठन में कितने कार्यकर्ता कैसे काम कर रहे हैं उस पर बात विशेष रूप से। आप जो सोच रहे हैं वैसा कुछ बात नहीं। देखिए, हमारे सब वरिष्ठ लोग हैं, उनका मार्गदर्शन मिला। सेवा ही संगठन, उसके तहत हमें क्या काम करना चाहिए और क्या अभी कोविड को लेकर जिस तरह की चीज़ें हुई हैं उसको लेकर और आगे कैसे हमको बढ़ना है और प्रदेश की जनता और संगठन और सरकार की चीज़ों को आगे लेकर बढ़ना है ताकि प्रदेश की 23 करोड़ जनता की कैसे और सेवा की जाए। तो सेवा ही संगठन के माध्यम से मार्गदर्शन मिला है और उसी पर हम सब काम करेंगे। माननीय राष्ट्रीय संगठन महामंत्री जी आए हुए हैं, तो आज लखनऊ के सांसद और जो विधायक और एमएलसी हैं उनके साथ एक परिचय और उनका अपना खुद का बैकग्राउंड क्या है राजनीति का, केवल इतनी सी बात हुई है परिचय जानने में, और कोई बात नहीं। क्या आप लखनऊ के लोगों की इस पर अभी कोई चर्चा नहीं हुई, क्योंकि अब स्थिति पूर्णतः सामान्य हो गई है और जिनको ज़रूरत है उनको बेड भी मिल रहे हैं, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत है उनको ऑक्सीजन भी मिल रही है। और माननीय मुख्यमंत्री जी पूरे उत्तर प्रदेश में 300 नए गैस प्लांट लगा रहे हैं। और बीजेपी मिशन 2022 को लेकर लगातार मंथन कर रही है। पिछले 3 दिनों से बैठकों का दौर जारी है। ऐसे में विपक्ष को बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया। विपक्षी दलों ने आरोप लगाया है कि एक तरफ लोग कोरोना से मर रहे हैं तो बीजेपी को चुनाव जीतने की चिंता सता रही है। समाजवादी पार्टी ने आरोप लगाया कि बीजेपी असल मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने की ये कोशिश कर रही है। जनता के असली मुद्दों पे बात नहीं करना चाहती। कोरोना से लोग यहाँ करहा रहे हैं, लगातार लोगों की मौतें हो रही हैं, ब्लैक फंगस की दवा नहीं दे पा रहे, बेरोजगारी से लोग आत्महत्या करने पे मजबूर है, महंगाई से लोगों की कमर टूट गई है। ये समाज के असली मुद्दे जिसपे भारतीय जनता पार्टी बात नहीं करना चाहती। इसलिए उत्तर प्रदेश की जनता ने इस बार तय कर लिया है कि 2022 में बाईसाइकिल की सरकार होगी। हमारी से जूझ रहा है और भारतीय जनता पार्टी चुनाव की तैयारी कर रही है। सत्तारूढ़ दल है, इसको चुनाव महत्वपूर्ण है। कोरोना आदमी स्वयं लड़ेगा, गंगा में उतराती लाशें जो हैं वो अपना अंतिम संस्कार स्वयं करेंगे, लकड़ियां प्रशासन मुहैया नहीं कराएगा, ऑक्सीजन प्रशासन मुहैया नहीं कराएगा। भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ चुनाव लड़ना जानती है। संवेदनहीनों की सरकार है, इससे और कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। कहां तो इस वक्त सुशासन देने की बात करनी चाहिए थी और कहां ये लोग चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। और अलीगढ़ के टप्पल कांड पर मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह का बयान आया है। उन्होंने कहा कि किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है और सरकार इस मामले की उच्च स्तरीय जांच कराकर कार्रवाई करेगी। हमारे संवाददाता अजीत सिंह ने सिद्धार्थनाथ सिंह से खास बातचीत की। बता दें कि अलीगढ़ के टप्पल में कई परिवारों ने मकान बिकाऊ होने का बोर्ड लगाकर पलायन करने की
धमकी दी है। आरोप के मुताबिक यहां पर एक खास समुदाय के लोगों ने बारात के साथ मारपीट की। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ के टप्पल के नूरपुर गांव में एक हैरान करने वाला मामला है, जहां एक वर्ग के बेटी की शादी थी, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने बारात नहीं उठने दिया, जिसकी वजह से मारपीट हुई। उसके बाद परिवार ने कहा कि हम पलायन करेंगे। फिर 11 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई। हमारे साथ उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता और मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद हैं। सर, टप्पल के नूरपुर में जो हुआ उसे किस तरह आप लेते हैं? नहीं, देखिए, कोई भी कानून या सांप्रदायिक भावना से कोई कार्य करेगा तो ये योगी सरकार है, उसको वो कार्य कर नहीं सकता, ना कानून अपने हाथ में लेने की इजाज़त है। इसलिए तुरंत जब इस घटना का पता चला तो उस पर कानूनी कार्रवाई करी, FIR दर्ज करा गया है उन लोगों के खिलाफ, और उन लोगों को कानून के तहत सज़ा भी मिलेगी। और वहाँ पे अमन चैन अब आने लगा है और लोगों को विश्वास है कि ये योगी जी की सरकार है और यहाँ पर कानून का ही राज चलेगा। सर, एक वर्ग ने कुछ दूसरे विशेष समुदाय के जो लोग थे, उन्होंने जो वहाँ अनुसूचित जात की बिटिया की शादी थी 26 मई को, उसको उठने नहीं दिया, मारपीट भी की। नहीं, ये गलत है। इसीलिए मैंने कहा कानून अपने हाथ में कोई नहीं ले सकता, और जो लेगा उसके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी, और यही किया गया है। इसीलिए FIR दर्ज करी गई है और कानून के तहत उन लोगों पर कार्रवाई हो रही है। जांच के हिसाब से और लोगों के कोई नाम आते हैं उस पर भी कार्रवाई होगी, मगर कानून अपने हाथ में कोई लेने की इजाजत इस सरकार में नहीं है। और एक बड़ी खबर चित्रकूट से आ रही है, जहां पर पुलिस की टीम पर हमला हुआ है। आरोप के मुताबिक अवैध खनन की शिकायत मिलने पर जब पुलिस मौके पर पहुंची तो बालू माफियाओं ने उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिस कर्मी जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। तो हमला अवैध खनन को लेकर किया गया था। चित्रकूट पुलिस खनन माफियाओं को पकड़ने गई हुई थी, लेकिन अचानक उन पर हमला हो गया और इसमें 3 पुलिस वाले बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। चित्रकूट में पुलिस टीम पर हमला हुआ है। शिकायत मिली थी कि अवैध खनन का काम जारी है। जब पुलिस इन्हें पकड़ने के लिए वहां पर पहुंची तो बालू माफियाओं ने इनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से जख्मी हो गए हैं। तो चित्रकूट का पूरा मामला है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से पुलिस को सूचना मिली थी कि जो बालू माफिया हैं वो वहां पर खनन कर रहे हैं नदी के किनारे। जब चित्रकूट पुलिस वहां पर पहुंची इनको पकड़ने के लिए तो उल्टे ये जो माफिया थे इन्होंने पुलिस पर हमला कर दिया, जिसमें बताया जा रहा है कि 3 पुलिसकर्मी घायल भी हुए हैं। और कानपुर के हैलट अस्पताल पर कोरोना से मरे मरीजों के आंकड़े छुपाने के गंभीर आरोप लगे हैं। मृतकों के परिजन प्रमाण पत्र के लिए भटक रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग चुप्पी साधे बैठा हुआ है। कोरोना काल में मरीजों की मौत के आंकड़े छुपाने के मामले लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कानपुर के हैलट अस्पताल में भी मौतों के आंकड़े छुपाने का खेल चल रहा है। यहाँ कल्याणपुर इलाके की रहने वाली वंदना ने हैलट अस्पताल पर उनके पति की मौत का रिकॉर्ड छिपाने का आरोप लगाया है। वंदना का कहना है कि उनके पति 17 अप्रैल को हैलट अस्पताल में भर्ती हुए थे, लेकिन बाद में उनकी मौत हो गई और जब वो अपने पति की मौत का प्रमाण पत्र लेने गई तो अस्पताल ने बताया कि उनके भर्ती होने का कोई प्रमाण नहीं है। उन्होंने लिख के दे दिया कि हम मृत आदमी लेके आए थे, तो हम मृत आदमी नहीं लेके गए थे सर, हम तो जिंदा आदमी लेके गए थे। और जब मृत आदमी लेके गए थे तो इन्होंने बॉडी अंदर कैसे कर ली और पर्चा भी बना है और इलाज भी किया इन्होंने। और शाम को कहने लगे कि मृत हो गए आपके हस्बैंड, तो इन्होंने वो नहीं दे रहे हैं मृत्यु प्रमाण पर। डॉक्टर साहब से कहा तो उन्होंने लिख के दे दिया उल्टा सीधा, और कहने लगे कि जाओ यही मिलेगा, और क्या हम लिख के दे देंगे तो क्या आपके हस्बैंड का जिंदा हो जाएंगे। वंदना के जैसे ही फतेहपुर निवासी हाईकोर्ट के वकील योगेंद्र भी परेशान हैं। योगेंद्र के मुताबिक उनके पिता 19 अप्रैल को हैलट में भर्ती हुए थे और 22 अप्रैल को उनकी मौत हो गई, लेकिन अस्पताल प्रबंधन ने उन्हें कोरोना पॉजिटिव होने का प्रमाण पत्र नहीं दिया। हार कर उन्होंने RTI के तहत जवाब मांगा। जब मैंने हैलट हॉस्पिटल के प्रशासन से कोविड रिपोर्ट मांगी तो उन्होंने कोविड रिपोर्ट नहीं दी। कई बार इस संबंध में हमने हैलट हॉस्पिटल से पत्राचार किया। मजबूरी में मुझे RTI लगानी पड़ी। कोविड रिपोर्ट को जब हम लाइव पोर्टल में चेक करते हैं तो सैंपल नॉट रिसीव शो कर रहा है। वहीं पूरे मामले पर CMO ने इसे सामान्य प्रक्रिया बताकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। उसे कुछ भी कह लो, लापरवाही भी कह सकते हैं,
क्योंकि इतने बड़े उसमें अगर वो जो चढ़ा रहा था ऑपरेटर, अगर वो पॉजिटिव आ गया था तो दूसरा उसे पूरी ट्रेनिंग देकर दूसरे से काम कराना चाहिए था। ऐसे लोग जिनको मृत प्रमाण पत्र नहीं मिल पा रहा होगा तमाम लोगों को उनके साथ, मैं वही कह रहा हूँ ना, इसीलिए तो ये संज्ञान में लिया कि किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, 2 दिन पहले चढ़ा, बाद में चढ़ा, लेकिन वो सब इसीलिए तो कहा गया कि वे सारी उस पर चढ़ जाएं ताकि अगर किसी को कोई वो हो तो उसे परेशानी ना हो। स्वास्थ्य विभाग इस तरह के मामलों पर चुप्पी साधे हुए है, लेकिन फिर उनका दर्द कौन समझेगा जिन्होंने अपने परिजनों को खो दिया। पहले इलाज के लिए चक्कर काटे और अब मौत के बाद प्रमाण पत्र के लिए। श्याम तिवारी, न्यूज़ 18 कानपुर। और कोविड संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए योगी सरकार लगातार मदद कर रही है। सरकार न सिर्फ दाह संस्कार के लिए सहायता राशि दे रही है, बल्कि इसके स्थायी समाधान की कार्ययोजना भी तैयार कर ली गई है। बीते दिनों इन तस्वीरों पर खूब सियासी हंगामा हुआ। जिसे देखो वो सोशल मीडिया पर इन तस्वीरों को शेयर कर रहा था। प्रयागराज में घाट किनारे दफनाए गए इन शवों को सरकार की विफलता तक बताया गया। खैर, न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को प्रमुखता से दिखाया था और उस खबर का असर भी बड़े पैमाने पर हुआ। योगी सरकार ने पहले तो घाटों के किनारे शव दफनाने पर रोक लगाई और उसके बाद फाफामऊ सहित कई घाटों पर विद्युत शवदाह गृह बनाने की योजना भी बनी, जो अब ग्राउंड जीरो पर नजर आने लगी है। जो नगर निगम सीमा के अंतर्गत आते हैं वहाँ पर 6 विद्युत शवदाह बनने का आया है और हम लोगों ने उसको चयनित किया है 6 को कि कहाँ कहाँ हमें आवश्यकता अनुसार बनना चाहिए, जिसमें एक हमारा फाफामऊ है, एक छतनाग है, एक करेला बाग है, एक अरेल घाट पर है और एक महेवा घाट पर है और एक हमारा कन्हईपुर के पास है। तो यहाँ 6 जगह देख लिया गया है। टेंडर प्रक्रिया में चल रहा है। जल्द से जल्द इसकी टेंडर प्रक्रिया हो जाएगी और ये काम भी लग जाएगा। शवदाह गृह में एक शव का अंतिम संस्कार करने में लगभग 450 रुपए का खर्च आएगा। इससे जहां शवों के अंतिम संस्कार में होने वाली लकड़ी की खपत कम होगी, वहीं हरे पेड़ों के कटान पर भी रोक लगेगी। मेयर के मुताबिक विद्युत शवदाह गृहों में ग्रीन एरिया भी विकसित किया जाएगा। पेयजल की समुचित व्यवस्था रहेगी। खैर, विद्युत शवदाह गृह बनने में भी थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन तब तक शवों के अंतिम संस्कार के लिए सरकार ने जरूरतमंदों की आर्थिक सहायता करने का प्लान बनाया। प्रयागराज में अब तक प्रशासन 22 लाख रुपए खर्च कर चुका है। मतलब जिनके पास भी शवों के अंतिम संस्कार के लिए पैसे नहीं है, सरकार उनकी मदद कर रही है। जितना बहुत ज़्यादा लकड़ियों का खर्च इस तरह बढ़ता है और कहीं ना कहीं हरे पेड़ हमारे कटते चले जाते हैं तो पर्यावरण को भी खराब होता है। और विद्युत शवदाह में आप किसी चीज़ को डालते हो उससे पर्यावरण भी दूषित नहीं होता है और अमाउंट में भी बहुत फ़र्क है। जो हम लकड़ियों से जब हम दाह संस्कार करते हैं तो हमें 4 से 5 हज़ार रुपये का खर्च आता है और जब हम शवदाह में करते हैं तो वो हर आय वाले लोगों के लिए भी मुनासिब होता है। कोरोना की सेकंड वेव में कोविड संक्रमण से होने वाली मौतों के बाद शवों के अंतिम संस्कार के लिए योगी सरकार की ओर से लगातार मदद दी जा रही है और सरकार की इस मदद की वजह से ही अंतिम संस्कार पूरे सम्मान, रीति रिवाज और परंपराओं के मुताबिक संपन्न हो पा रहा है। प्रयागराज से न्यूज़ 18 के लिए सर्वेश दुबे की रिपोर्ट। और भदोही में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। यहां पर एक शख्स महिला के भेष में एक घर में जा घुसा। उसने महिलाओं की तरह पूरा मेकअप लगा रखा था। लहंगा पहनकर आए इस शख्स ने नकली बाल भी लगाए हुए थे। घर में मौजूद महिलाओं के बीच बैठे इस युवक पर जब घरवालों को शक हुआ तब उसकी जमकर पिटाई की गई, लेकिन पुलिस को खबर देने के पहले ही आरोपी चकमा देकर बाइक सवार साथियों के साथ फरार हो गया। पकड़े जाने के बाद भी वो महिलाओं की आवाज निकालकर लोगों को कंफ्यूज करता रहा। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि उसका घर आने का क्या मकसद था। और शाहजहांपुर में कोरोना काल में भू माफियाओं ने कब्रिस्तान की जमीन अपने नाम करा ली। करोड़ों रुपए की जमीन का पैमाना अपने न मुस्लिम समुदाय के लोग नाराज हैं। इसको लेकर लोगों ने प्रशासन को एक प्रार्थना पत्र देकर इंसाफ की गुहार लगाई है। भू माफिया कब्रिस्तान की जमीन खरीदकर उस पर कब्जा करने के लिए पहुंचे तो स्थानीय लोगों ने पुलिस की मदद से उन्हें खदेड़ दिया। वहीं राजस्व विभाग कोरोना का हवाला देकर हाथ पर हाथ धरे बैठा है। नामा कराया 752 भूमि का वो कब्रिस्तान है। हम लोगों को भी नहीं पता था, लेकिन अभी बाद में मालूम चला कब्रिस्तान है। जब उसके कागजात वगैरह निकाले
खसरा भी है 752 का और खतौनी भी है, उन नक्शे में भी है आबादी के। नक्शे में क्या बता रहा है? नक्शे में 752 नंबर कब्रिस्तान बता रहे हैं, खसरे में भी बता। तैयारियां तेज कर दी हैं। कांग्रेस नेता नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने बस्ती और संत कबीर नगर के उलेमाओं के साथ वर्चुअल मीटिंग की है, जिसमें उन्होंने उलेमाओं से लोकतंत्र बचाने के लिए आगे आने की अपील की। सिद्दीकी ने कहा कि अगर देश के मुसलमान एक बार फिर से कांग्रेस के साथ आ जाए तो देश में लोकतंत्र मजबूत होगा, जिससे बीजेपी एक बार फिर 2 सीटों तक ही सिमट कर रह जाएगी। कांग्रेस अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश चेयरमैन शहनवाज आलम ने कहा कि हर जिले में कांग्रेस उलेमाओं के साथ बैठक करेगी, जिसमें आए सुझावों को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी तक भेजा जाएगा, जिसे कांग्रेस उत्तर प्रदेश चुनाव के मैनिफेस्टो में शामिल किया जाएगा। और कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने नसीमुद्दीन सिद्दीकी के बयान पर सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी धर्म की राजनीति नहीं करती है, बीजेपी धर्म की राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी से अगर सबसे ज्यादा लड़ाई किसी ने लड़ी है तो वो कांग्रेस पार्टी ने लड़ी है। इस बात का एहसास उत्तर प्रदेश की जनता को है, चाहे वो किसी भी धर्म से ताल्लुक रखते हैं। ये काम भारतीय जनता पार्टी का है कि वो धर्म की बुनियाद पर राजनीति करती है। कांग्रेस पार्टी हमेशा सबको साथ लेकर चलती है और सबको साथ लेकर चलेगी। और भदोही से खबर लेते हैं, जहां पर एक मकान में तेज धमाका हुआ। मकान में तेज धमाके के साथ विस्फोट हुआ है। एक व्यक्ति की गंभीर रूप से एक व्यक्ति इसमें घायल भी हुआ है। घायल को फिलहाल तो अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इस धमाके में मकान का बाउंड्री वॉल भी ध्वस्त हो गया है। घर में अवैध रूप से पटाखा बनाने की आशंका इस धमाके के बाद जताई जा रही है। और कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश सरकार लगातार टीकाकरण का महाअभियान शुरू किए हुए है, जिसका लक्ष्य 18+ सभी लोगों के टीकाकरण का है, क्योंकि टीका ही संजीवनी है और कोरोना से बचने का सबसे अचूक कारगर उपाय। यूपी ने ठाना कोरोना को हराना। पचहत्तर जिलों में 18+ कोई ना छूटे। सबको लग जाए कोरोना टीका, क्योंकि टीका है संजीवनी। लगवाया क्या? उत्तर प्रदेश में गांव-गांव, शहर-शहर कोरोना टीकाकरण अभियान का विस्तार हो गया है, जिसके तहत अब 18 साल से ऊपर आयु के हर शख्स के टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में अभियान शुरू हुआ। हर महीने 1 करोड़ लोगों को टीका लगाया जाएगा। कम आबादी वाले जिलों में हर दिन 1000 टीके लगाए जाएंगे। 45 से ऊपर उम्र के लोगों को टीकाकरण में वरीयता मिलेगी। कोरोना की तीसरी लहर में बच्चों के लिए खतरे की आशंका के मद्देनजर इस महाअभियान में अभिभावक और शिक्षकों के टीकाकरण पर भी खास ध्यान दिया जाएगा। 75 जनपद में तो हमारा टारगेट करीब 3 करोड़ का रहेगा 3 महीने के लिए, माने कि लगभग 1 करोड़ प्रति माह, ये हमारा टारगेट रहेगा। और इसी के अधीन हमको जितना भी वैक्सीन मिल रहा है, अब जो 2 कंपनियां हैं या तीसरा कंपनी अभी शुरू नहीं किया है, मगर 2 कंपनी के माध्यम से हम लोग ने अपना खरीद लिया है, एडवांस पैसा दे दिया, उसके माध्यम से हमको मिलते रहेगा। उत्तर प्रदेश में अब तक 1 करोड़ 83 लाख लोगों को टीका लगाया जा चुका है। कोरोना की दूसरी लहर में ये बात लोग भी समझ चुके हैं कि कोरोना टीका जीवन रक्षक है। इसलिए जब सरकार निभा रही है अपना कर्म, तो आप भी निभाइए अपना धर्म। कोरोना टीका जरूर लगवाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क।